ये कैमरे वाले भाइयों ने आपको परेशान तो नहीं कर दिया? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमरीक जी। अच्छा, मैं हिंदी में बोल लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा हरियाणवी पंजाबी मिक्स रहेगी तो आपको समझ आ जाएगी, है ना? ठीक। वो हरियाणवी भी पंजाबी है, हाँ, वो क्योंकि हरियाणा पंजाब तो कल तक एक ही थे। हाँ, इन्हें शुरू करके इधर आ जाओ। आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल जी सबको। जब मैं मेरे इन सभी साथियों को सुन रहा था थोड़ी देर पहले, तो मुझे एक बात समझ आई जो मुझे अभी कहने के लिए मजबूर कर रही है। और वो मजबूर ये कर रही है बात, जिन शहीदों को और जिन पगड़ियों को हम सलाम करते हैं, जिनको नमन करते हैं, जिनके आगे मत्था टेकते हैं, उनमें एक आदमी शहीद आजम भगत सिंह जी भी रहे, जिनको असल में सरदार कहा जाए। देखो जी, मैं सभी पगड़ी धारकों को, पगड़ी धारण करने वालों को सरदार नहीं कहता। मैं सरदार उनको कहता हूं जिन्होंने आगे आगे गर्दन दे दी। बाकी तो सिख भी हो सकते हैं, लेकिन सरदार जो है वो तो आगे आगे सरदारी करेगा, सरदार वही है। मेरा जो अपना मानना है, गलत भी हो सकता है। तो जब मैं भगत सिंह जी को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात पढ़ने को मिली, और वो ये थी कि हम संघर्ष करते हैं अपनी भेड़ें बचाने के लिए, लेकिन हम तब क्या करेंगे जब भेड़ों से उनके चरागाह ही छीन लिए जाएं। मेरी बात समझ आई क्या? हम संघर्ष करते हैं कि हमारे पशु बच जाएं, लेकिन पशु कब तक बचेंगे अगर हमारी जमीनें ही ना हो। यह भगत सिंह कह के गए। हम बात करते हैं मेरा पेट बचाने की, मेरे जवानों को बचाने की, लेकिन तब क्या करें जब जवानों को ही खत्म कर दिया जाए। हम बात करते हैं अपने बच्चों को बचाने की, लेकिन उन बच्चों को कहां तक बचाएं अगर उनको जहर खिलाया जाए हर दिन। हम बात करते हैं अपनी माओं को बचाने की, लेकिन उनके साथ उनको कैसे बचाया जाए अगर उनका नॉर्मल डिलीवरी की जगह डॉक्टर जानबूझ के पेट काटते उसकी जिंदगी नरक बना देता हो। बताओ कैसे बचा लेंगे? तो मुझे कई साल पहले भगत सिंह की वो पढ़ी हुई बात या भगत सिंह जी की कही हुई बात मुझे इन भाइयों की के माध्यम से अभी कहने के लिए जरूरी समझी, क्योंकि जो हम समझ रहे हैं, जिनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन भेड़ों को, जिन पशुओं को, जिन बच्चों को, जिन माओं को, जिस जमीन को, वो छीन ली जा रही है। समस्या क्या आ रही है? देखो, एक समस्या जो बहुत खतरनाक सी हो रही है, मेरी नजर उतना देख पा रही है जितना मेरे सामने है, मेरे आगे जो है उतना ही तो देख पाएगी, लेकिन जरूरत कितनी है? जरूरत है आपकी मोटरसाइकिल जब रात को लट्टू जलाती है, आगे की लाइट जलाती है, तो आपको पता चलता है 100 मीटर का दिखाती है, वो 100 ही मीटर तो दिखाएगी। लेकिन जब हम चलते हैं उसी लाइट में 100 मीटर जोड़ जोड़ के, 100 मीटर जोड़ जोड़ के शायद हजारों किलोमीटर चले जाएं और हम पहुंच भी जाते हैं। लेकिन समस्या क्या आ रही है? जब मेरी जमीन छीन रही है, मेरे समाज की जमीन छीन रही है, जब मेरे बच्चे छीने जा रहे हैं, जब मेरे परिवार को बीमार करके मारा जा रहा है, तो हमें मारने वाला दिखता नहीं कि है कौन असल में। क्योंकि मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, अभी भाई जी ने एक बात कही थी कि कोई यहां पे गुजर गया हार्ट अटैक से। कितनी उम्र थी उनकी? तकरीबन 50 से ऊपर, 60 से नीचे, 50 के आसपास थी। मैं आपको बताऊं, पहले हार्ट अटैक आते थे, पहले हार्ट अटैक को लोग कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल में जाके ठीक हो जाएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बता दियो जी। दूसरे नंबर पे जब दूसरा हार्ट अटैक आता था तो कह देते थे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे हार्ट अटैक में कह देते थे भाई कोई सीरियस तो नहीं, डॉक्टर के पास पहुंच गया कि नहीं? अगर डॉक्टर के पास पहुंच गया तो बोले चलो बच गया, नहीं तो तीसरे नंबर पे सोचते थे कि कुछ समस्या बन सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आज पिछले 3 से 4 साल से जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हैं वो हार्ट अटैक नहीं हो रहे, वो हार्ट फेल हो रहे हैं।
हार्ट अटैक में मतलब है कि एक रुकावट आई, डॉक्टर तक पहुंच जाएगा आदमी, लेकिन हार्ट फेल का मतलब बैठा और गया। और जब हम इस पे पिछले 4 साल से बात कर रहे हैं, उन 4 सालों में जो तांडव मचा है, जो बर्बादी आप लोगों की आई है, उसमें हमें जमीनें क्या, अनाज क्या, कुछ भी नहीं। हमारे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा, जिस दिन से ये टीका लगा था इस बीमारी का, जिसको कोरोना कह रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि घुटने खराब हुए? घुटनों में दिक्कत आई किसी को? किसी को बुखार आया? हार्ट फेल हो रहे हैं? आप तक ये जानकारी शायद ना पहुंची हो, जितने हार्ट फेल हो रहे हैं अभी, और जितने ब्रेन हेमरेज यानी सिर की समस्याएं जितनी आ रही हैं, जितनी नपुंसकता की समस्या आ रही है, बच्चे पैदा होने बंद हो चुके हैं पंजाब और हरियाणा में। हरियाणा की अगर बात मैं कहूं, पिछले साल 2023 में हरियाणा में 1,38,000 बच्चे टीके के हैं। और यही हाल पंजाब का, तो पंजाब तो और आगे है, क्योंकि पंजाब तो और ज्यादा जहर खा रहा है, पंजाब तो और ज्यादा चिट्टा खा रहा है, पंजाब तो और ज्यादा नशे में है। उनको कौन बचाएगा? उनकी बात कौन करेगा? तो धीरे धीरे करके मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं अपनी भेड़ें बचाने को, लेकिन कोई आके हमारे चरागाह ही खा गया, हमारी जमीनें ही खा गया। कौन खा गया? चलो एक बार दिल्ली की तरफ ले चलूं मैं आपको। मेरी बात समझ आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है? बताओ, आ रही है? फिर ठीक है, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में और हरियाणा की तरफ आओगे तो एक जिला है झज्जर। गुड़गांव और झज्जर के बीच में जो जमीन है वो 12,500 एकड़ है, 12,440 एकड़ जमीन है। 2008 में हुड्डा की सरकार आई, कांग्रेस की, और वहां पे कुछ कंपनियां आई। उन कंपनियों ने क्या किया, जो जमीन का रेट 5 लाख रुपए था, बोल दिया ले 15 लाख लो और जमीन बेचो। लोगों को लगाओ तेरे की 5 लाख की जमीन थी, 15 मिल रहे हैं, ये तो मौज होगी। तो धीरे धीरे करके लोगों ने 5 लाख की जमीन 8 में, 10 में, 15 में और 20 में बेच दी। अब वहां पे आई बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने 15-15 लाख की जमीन 50-50 लाख में खरीद ली। और फिर एक कंपनी आई रिलायंस अंबानी की, उसने पूरे झज्जर का एरिया, गुड़गांव और झज्जर के बीच 12,500 एकड़ सारी की सारी खरीद ली। और आज वहां पे उन गांवों के पास रोटी खाने के लिए जमीन नहीं है, अगर वो थोड़ा सा गेहूं या थोड़ा सा चावल उगा लो। कौन खा गया जमीन? कंपनी। किसने दिलवाई? सरकार ने। मतलब यह है कि क्या वो 17 एकड़ थी या 1700 एकड़ थी, 170 एकड़ थी? वो 12,000 एकड़ जमीन पूरा जिला खा गई है कंपनी, और हम उनसे ले भी नहीं सकते। और ये नंबर धीरे धीरे करके पूरे देश का आ रहा है, पूरे देश का। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताऊं। जब मैं हार्ट अटैक की बात कर रहा हूं तो इसको समझना एक बार। जिस समय कह रहे थे कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है, उसी समय यही पंजाब और यही हरियाणा दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा था कि नहीं बैठा था? 10 लाख से ज्यादा ये सरदार लोग, सरदार लड़ने वाले लोग, चाहे वो हरियाणा के हो, पंजाब के हो, देश के कहीं के भी हो, वो सरदार लोग दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे। और उनको एक भी आदमी उनमें से कोई भी कोरोना से नहीं मरा। 750 लोग मरे ना, कोरोना से कोई मरा? इसका मतलब कोरोना की बीमारी थी ही नहीं। जो आदमी हरियाणा में 500 रुपए का चालान कर रहा है मुंह पे कपड़ा बांधने का, दिल्ली में वही उसी का आदमी, दूसरा आदमी 2,000 रुपए का चालान कर रहा है। और इन महान लोगों ने, पंजाब के लोगों ने उसी हरामखोर को फिर से बैठा दिया यहां पे। पहले छोटा चोर था और बड़ा चोर आ गया। बताओ, जो बीमारी ही नहीं थी तो उसका टिक्का लगना चाहिए क्या? उसकी दवाई लगनी चाहिए क्या शरीर में? जो बीमारी ही नहीं है उसकी दवाई कैसे लगेगी? लेकिन पूरे देश में इस देश के प्रधानमंत्री ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि 200 करोड़ टीके लगवाए हमने।
कौन सी बीमारी के? जो दुनिया में फ्रॉड था, झूठ था। हम बात किसकी करें? पहले अपने बच्चे को बचाने की करें, अपने रोटी को बचाने की करें, अपनी जमीन को बचाने की करें, अपनी माओ को बचाने की करें, अपनी पगड़ी की बचाने की करें, अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्ते, अपने मर्यादा, अपने सिद्धांतों को बचाने की करें। किसको बचाएं? आपके पास छोड़ा क्या इन्होंने? क्या जो 25-30 साल पहले मर्यादाएं थी, जो 25-30 पहले सम्मान था मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, आज वो है? कहां गया? टेलीविजन ला के गंदगी दिखाई गई, गंदगी को देख देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं और गंद मच गया समाज में। और हम बैठे हैं यहां पे आराम से। बताओ, टेलीविजन बैठ के आप मां बाप, बेटा बेटी इकट्ठे देख सकते हो? तो इकट्ठे मां बेटी, बाप बेटी, बाप बेटा क्या देख सकते हैं किसी फिल्म को? मेरी बात आप तक आ रही है क्या? अब तो मोबाइल आ गया, मोबाइल पे आप देखोगे कुछ और दिखाएगा मोबाइल कुछ गंद। आपका बच्चा 5 साल का है तो उस पे गेम आएंगे अपने आप। आपका बच्चा 10 साल का है तो उस पे कुछ और आएगा। आपका बच्चा 13-14 साल का है तो उस पे जुआ आएगा। और आपका बच्चा 18 साल का है तो उस पे नंगी वीडियो आएंगी। कौन बर्बाद कर रहा है? हमें पता ही नहीं। जब हमने इसको पूरे खेल को समझना शुरू किया तो मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आपको बहुत ठंडे दिमाग से कुछ बातें कहना चाहता हूं। जब हम इस पे देख रहे थे, ये बीमारी जिस दिन आई थी उसी दिन हमने ये कहा था कि बीमारी तो नहीं है लेकिन इसके बराबर में टीके ठोके जाएंगे। कौन से टीके? जो बिना बीमारी के बीमार करने के लिए लगेंगे। तो जब इसको पूरा का पूरा देखा और समझा तो पता करना कैसे हुआ ये काम। भाई एक मिनट समझना इसको। जब ये बीमारी आई 2020 में, तो 2020 से 1.5 महीना पहले 18 अक्टूबर 2019 को, जिसके पास बड़े बड़े फोन है, इसको सर्च करना सभी, जो भी पढ़े लिखे हैं, जो उस पर सर्च कर सकते हैं गूगल पे, सभी करना। 18 अक्टूबर 2019 को एक दुनिया में प्रोग्राम होता है, उसका नाम है इवेंट 201, इवेंट 201। उस इवेंट में दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, WHO की पूरी टीम, UNO की पूरी टीम, जो स्वास्थ्य विभाग अमेरिका का है उसकी पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग चीन का है उसकी टीम, रूस की टीम, लगभग 150 लोग वहां बैठे अमेरिका के एक बड़े होटल में। कुछ बात, जब पिछली बार मैं आया था इधर अहमदगढ़ मंडी में, तो कुछ बातें वहां पे भी की थी इसी टाइप की, तो वो कुछ बातें जो रिपीट होंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको आज के समय में जो तबाही का मंजर है, मैं उस पर कुछ चर्चा करके जाऊंगा। और अगर आपको लगे कि ये बातें हमारी भी हैं तो फिर हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो कोई समाधान है नहीं। तो उसमें बताया क्या इवेंट 201 में? इवेंट 201 में वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया की जनसंख्या ज्यादा हो गई। समझना मेरी एक एक बात को, दुनिया के लोग ज्यादा हो गए और ये लोग अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमारे लिए खतरा है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाएगा तो सांस आना बंद हो जाएगा, तो ये धरती खतरे में आ जाएगी। इसलिए लोगों का क्या करो, निपटा दो। कितने लोगों को? समझना वो क्या कह रहे हैं, कितने लोगों को निपटाने की बात है? पूरी दुनिया के 70 से 75% लोगों को 2030 तक निपटाने का प्लान है उनका। अब एक बात बताइए, 200 करोड़ टीके केवल यहां भारत में लगे हों और उनमें कम से कम 10 से 15% टीके ऐसे हैं जिनके अंदर हार्ट अटैक, जिनके अंदर ब्रेन हेमरेज यानी सिर की नस फटना, अगर यहां ब्लॉकेज आई, यहां खून में थक्का बना तो सिर गया, यहां बना तो हार्ट अटैक आया, अगर प्रजनन अंगों में बना तो पैरालिसिस आ गया, रीढ़ की हड्डी में बना तो नीचे के दोनों पांव गए, प्रजनन अंगों में आने से नपुंसकता आई,
और इसका रिजल्ट इतना भयानक है। आप अगर अपने बराबर की उम्र वालों से बात करोगे तो जो शारीरिक क्षमता है बच्चे पैदा करने की जवानों में, लगभग खा गई ये वैक्सीन। बात करना आप, इस हद तक खतरा है। अच्छा, भाई साहब की बात से मैं सहमत हूं, जो जमीनें कंपनियां खा रही हैं उन जमीनों को समाज को क्यों ना दे दिया जाए। हरियाणा की बात मैं करूं, पिछले प्लान में, सरपंचों के पिछले प्लान में 5 साल सारी की सारी तालाबों की, जोड़ों की जमीन, सारी की सारी स्कूलों की जमीन, सारी की सारी अस्पतालों की जमीन, ये जो पंचायती जमीन, गौशाला की जमीन, चौपालों की जमीन, सारी की सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली और किसी को पता भी नहीं चला। और सबसे खतरनाक काम यह हुआ हरियाणा में, शायद पंजाब में भी हुआ हो, यहां पे क्या बोलते हैं उसको, हमारे वहां पे जो गांव के बीच की जमीन है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई उसको लाल डोरे की जमीन बोलते हैं। इधर लाल लकीर, लाल लकीर, वो एक ही बात है, लाइन या लकीर। तो लाल लकीर की जमीन थी, उसका रजिस्ट्री नहीं थी उसकी। अभी पिछले 1.5 साल में सरकार ने क्या किया, ये कह के कि अगर इस जमीन की रजिस्ट्री आप करवा लो तो आपका कोई रजिस्ट्री का, टैक्स का खर्चा नहीं लगेगा। तो सब लोगों ने क्या किया, रजिस्ट्री करवा ली। और जैसे ही रजिस्ट्री करवाई, उधर से बैंक में आधार कार्ड जुड़ा है, रजिस्ट्री में आधार कार्ड जुड़ा है, आधार कार्ड बैंक में जुड़ा है और उसी से फोन नंबर जुड़ा है। जिसकी रजिस्ट्री हुई उसी का पता चल गया बैंक को, और बैंक ने दिन रात फोन किए, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। सबकी जमीन कर्जे पे चढ़ा दी, जो एक बची हुई थी लाल लकीर वाली। आपका घर कर्जे पे है, आपकी जमीन कर्जे पे है, आपका प्लाट कर्जे पे है, आपकी मोटरसाइकिल लोन पे है, आपका ट्रैक्टर लोन पे है, आपकी कार लोन पे है, आपका सब कुछ लोन पे है। और जो बचा हुआ था ये शरीर, तो आजकल लोगों ने आधार कार्ड पे लोन ले लिया। तो ये इसका मतलब ये है, आपने अपना शरीर गिरवी रख दिया। कल आपके शरीर के साथ वो कुछ भी कर सकते, आप मना नहीं कर सकते। आधार कार्ड के लोन का मतलब है आपने अपना शरीर गिरवी रख दिया। और शरीर गिरवी रखने का मतलब समझ रहे हो, या बोलना पड़ेगा मुझे? अपने आप को, अपने शरीर को बेच दिया आप लोगों ने, हमने। समस्या तो यहां तक आ गई। अब मेरा शरीर अगर गिरवी पड़ा हो बैंक में और अगर मैं उसका कर्जा ना चुका पाऊं तो वो क्या करेगा, चल भाई अस्पताल में तेरी किडनी बेचूंगा मैं, तो मना कर सकता हूं क्या मैं? मेरा हार्ट निकाल के बेचेगा, वो मेरा दिल निकाल के बेचेगा, बेचेगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हमने ही तो बनाई थी अपने आप को। समस्या तो यहां तक है। तो मैं जो बात आपको कह रहा था हार्ट अटैक वाली, वो हार्ट अटैक की बात 2019 से पीछे अगर जाओगे तो हमने सरकार से पूछा था आरटीआई में, और आरटीआई में पता चला जो कोरोना को टेस्ट करने की जो वो टिक्के थे, वो जो टेस्ट करते थे ना, किट थी आरटीपीसीआर किट, वो किट 2017 में खरीदी थी अमेरिका से। अच्छा, बीमारी आई 2020 में और टेस्ट करने के लिए किट खरीद ली 2017 में, और उसका जब बिल देखा तो बिल पे नाम बीमारी का है जो 2020 में आई। समझ रहे हो? इसका मतलब प्लान आपको टिक्के ठोकने का कई साल पहले का था। और जो टिक्के ठोकने से कैंसर, हार्ट अटैक की बीमारियां बन रही हैं। अभी इलेक्शन हुए ना, सबसे लास्ट इलेक्शन कहां था? पंजाब में। कितने शातिर, कितने नीच, कितने दुष्ट लोग हैं ये। इनको यह पता था हरियाणा पंजाब में खलबली हो सकती है, तो पंजाब का इलेक्शन सबसे लास्ट के चरण में दिया इन्होंने। हरियाणा का इलेक्शन एकदम बीच में दिया, क्योंकि यही तो लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा जमीर बच रहा है, बाकी तो बड़ा ठंडा हो रहा है देश में। उससे थोड़ा पीछे जाओ, 2015 में जो आदमी पूरी दुनिया में इन टीकों को लाया, यानी ये बनाने, दवाई बनाने की कंपनी जिस आदमी की है उसका नाम है बिल गेट्स।
वो 2015 में ये कह रहा है कि भाई दुनिया में ज्यादा जनसंख्या है, इसको कम कर दो नहीं तो ये दिक्कत आएगी, इसलिए लगा दो सबको, और पूरी दुनिया को ठोक दिया। और इसका परिणाम आपको पता है क्या आया, क्या नतीजे आए? नतीजे ये आए हैं कि इटली जैसे देश में पिछले 8 महीने से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। मेरी तरफ ध्यान देना आप सब। मैं ये पूछ लूं आप लोगों को, आप कमाते किस लिए हो? बताओ किस लिए कमाते हो? बोले नहीं। हमारे वहां पे अगर मैं पूछूं तो सारे बुजुर्ग बोल रहे हैं बच्चों के लिए कमाते हैं, या अपने लिए कमाते हो? बोलते नहीं। मैं तो पूछ रहा हूं। हर कोई अपनी अगली पीढ़ी के लिए कमाता है। आदमी की तो दूर की बात है, एक चिड़िया भी अगर दाना लेके आती है पहले अपने बच्चे को देती है, बाद में जो बचेगा उसको खाएगी। ठीक है ना बात? ये तो इस पूरी की पूरे ब्रह्मांड में, पूरी की पूरी दुनिया में अगर कुछ है तो वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए जीता है। और यहां इन्होंने क्या कर दिया? अगली पीढ़ी का सत्यानाश कर दिया। कैसे कर दिया? सबसे पहले तो जैसे ही मां के गर्भ में बच्चा आया वहीं से टिक्के ठोकने शुरू कर दिए। कहीं लगते हैं ना, 3 से 4 टिक्के लगते हैं गर्भ में। जब जन्म होता है डिलीवरी के टाइम फिर 2-3 ठोकते हैं। और सत्यानाश तो वहां करते हैं, अगर आप सब ने इसको जांचा हो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा कि भाई बच्चा तो उल्टा है पेट में, तो क्या करो जी, ये नहीं ठीक होएगा, क्या करो ऑपरेशन कर दो। पेट काटा, निकाल दिया। अब उस पेट के उस बच्चे के साथ में आहार नाल निकलती है 5-6 फीट की, जिसमें बच्चे को मां के शरीर से खून मिलता है, भोजन मिलता है। यहां एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। क्या हुआ? ये जो डॉक्टर बैठे हैं ज्यादातर चोर, ये करते क्या हैं? वो जो इतनी लंबी पाइप है उसको पेट के पास से काट देंगे और उस पाइप में एक थैली खून होता है। उस पाइप में जो मां के शरीर से आई है उसमें एक थैली खून होता है और बच्चा होता है इतना सा। तो उस इतने से बच्चे के लिए एक थैली खून तो बहुत बड़ी चीज है। हमारी दाई जो होती थी दाई मां, वो क्या करा करती, पीछे से उसको ऐसे पकड़ेंगी और पूरा सीत के सारे खून को पेट में कर देंगी और वहां से पकड़ के काट के बांध देंगी। यानी वो एक थैली खून पूरा शरीर में दे दिया। अब उसको बीमारी नहीं आनी। क्या मेरी बात ठीक लग रही है आपको? अब ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उस सारे खून को बाहर ही काट देते हैं और अगले ही दिन बता देते हैं इसको पीलिया है, इसको खून की कमी है, इसको एनीमिया है, इसकी ये बीमारी, इसकी वो बीमारी। और अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में रखने के लाखों लेते हैं। और लाखों तो चलो चले गए, बच्चे के बराबर में क्या लाख रुपए की बात है अगर पीढ़ी बच रही है तो। लेकिन वो बच्चा पहले सांस से लेके आखिरी सांस तक डॉक्टरों का गुलाम है, दवाइयों का। वो सारी जिंदगी दवाइयां खाता है। क्यों? क्योंकि मां के पेट से निकलते ही उसकी कमजोरी आ चुकी है। ऐसे ऐसे षड्यंत्र भी हैं। अब डॉक्टर आपके बच्चों को अलग से मारने को चल पड़े हैं। आपके खेतों में पड़ने वाला जहर कितना आपको पता है? ये पंजाब ही है, बठिंडा का एरिया, जहां से कैंसर ट्रेन जाती है कि नहीं कैंसर ट्रेन? यही वो पंजाब है जिसमें लाखों युवा नशे से मर रहे हैं हर दिन। ये वही पंजाब है ना? तो हम कौन सी बात करें? है जी, आप तो अग्गू लोग हो, कौन सी बात करें? इन माओं को आगे आना पड़ेगा इस बात को समझ के कि ये षड्यंत्र चल रहा है। आपके बच्चों को मारने की बात चल रही है, आपके बच्चों को तबाह करने की बात चल रही है। बाकी बात तो बड़ी छोटी है। और वही आदमी जो बिल गेट्स है वो 2011 में कह रहा है कि भाई हमने पूरी दुनिया में जो गर्भ निरोधक गोलियां आती है ना, ये गोलियां माताओं को, बहनों को खिला खिला के 15% जनसंख्या तो खत्म कर ही दी। अब देखो, हमें लगता है हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है, हमें लगता है ये सरपंच है ये हमारा दुश्मन है। असली दुश्मन का तो हमें पता ही नहीं। जिस पे असली लाइट पड़नी चाहिए, जिसके असली षड्यंत्र का पता चलना चाहिए, उसका तो हमें पता ही नहीं। हमें तो
आपके घर में आपको टीके लगा के गई कौन? आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वाली, कौन है वो? हमारे लिए तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो बिल गेट्स की चेली है, उसने ही तो दिए उसको टीके। लेकिन एक चीज उसको बोलो, आज के बाद मैं ये कह के जा रहा हूं कि बहन जी माफ कर दो, हमारे बच्चों की जान मत लो, क्योंकि अगर आप 10-12 हजार की नौकरी के लिए जान ले रहे हो तो हम 100 रुपए करके आपको आई महीने दे दिया करेंगे, 50 घर, आपका काम चलता रहेगा। हमारे घर में, हमारे पड़ोस में दुश्मन बना दिए, हमें पता ही नहीं। तो हमें वो दुश्मन दिख रहा है जो थोड़ा छीन रहा है। अगर आपकी रोटी एक दिन किसी ने छीन ली तो शायद आप उपवास रख के बच लोगे, लेकिन अगर आपका बच्चा ही आपसे छीन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, ये सोचो। मैं एक बात और आगे बढ़ाऊं, जैसे अभी भाई अमरीक जी ने एक बात कही थी कि शिक्षा विभाग आपका बनाया, शिक्षा की पूरी व्यवस्था उस आदमी को दे दी जिसको ना पंजाब का पता ना पंजाबी का पता। बड़ी कमाल की बात है और सच भी है। अगर मैं, यहां तो हरियाणवी पंजाबी एक ही है, अगर मैं गुजरात में जाके बोल लूं तो उनको तो मेरी बात समझ ही नहीं आवे, और अगर उनको मेरी बात समझ नहीं आवेगी तो उनको मैं समझाऊंगा क्या। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, डॉक्टर बनाए अंग्रेजी पढ़े लिखे, खेत के डॉक्टर बनाए अंग्रेजी पढ़े लिखे, जबकि उनसे उनको बात किससे करनी है? जमींदारों से, जो अनपढ़ लोग हैं। तो ऐसी भाषा में कभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जो आप आम आदमी से जुड़ जाओ और आम आदमी का दर्द समझ लो, कभी नहीं समझेंगे। इसी तरीके से जैसे शिक्षा विभाग का आदमी आपका यूपी का उठा के बैठा दिया, आप एक बार सर्च करना PHFI, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। यह पूरे भारत में एक संस्था चलती है जो बिल गेट्स की है, और इसका एक साथी है जिसका नाम है नंदन नीलेकणी। इन दोनों ने एक संस्था बनाई पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन, और 2005 में मनमोहन सिंह को यह बोला कि भाई आप एक काम करो, अब के बाद पूरे देश का स्वास्थ्य हम संभालेंगे, यानी जो योजनाएं आएंगी स्वास्थ्य की, कोई नई दवाई आएंगी, नए अस्पताल आएंगे, वो हम संभालेंगे। और सरदार जी ने भी कमाल ही कर दिया, बोला ठीक है। अब जो आदमी पूरी दुनिया की जनसंख्या को खत्म करना चाहता हो, अगर वो मेरे देश के स्वास्थ्य के लिए दवाइयां भेजेगा, वो जहर भी तो भेज सकता है जी, भेज सकता है कि नहीं? और 4 दिन पहले खबर आई है, उसी ने और WHO ने माना कि जितनी भी दवाएं दर्द की हैं, गर्भ निरोधक गोलियां और ये सारी, इनमें बच्चे पैदा होने की शक्ति कम करने की दवाइयां हैं, यानी नपुंसक और बांझ समाज पैदा करने की बात है ये। और वो आदमी जो पूरी दुनिया की को खत्म करना चाहता हो, लोगों को मारना चाहता हो, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, उस आदमी को हमने अपना स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया। चलो भाई जी, वो शिक्षा वाली तो भारत की है, यूपी की, वो तो विदेशी है, अमेरिका का, वो हमारे देश को संभाल रहा है। इतना बड़ा विनाश। एक बात और जो बड़ी गहराई से मुझे समझ आई पिछले 20 साल में, वो आपको मैं जरूर बता दूं, जिसकी बात भाई अमरीक जी कह रहे थे, मनरेगा के बारे में। आपको इसका एक पड़ाव पता है, एक पहलू पता है कि मनरेगा आपको 100 दिन का रोजगार देता है, लेकिन आपने इसका दूसरा हिस्सा देखा है क्या कभी? ये रोजगार आपको कब मिलता है? ये जो दिहाड़ी आती है, दिहाड़ी बोलते रहे इधर, हाँ, ये दिहाड़ी कब आती है पता आपको? जब गेहूं कटेगा तब, जब धान लगेगा तब, और जब धान कटेगा तब, और गेहूं बोए जाएंगे तब। यानी मनरेगा की दिहाड़ी सरकार तब देगी जब जमींदार के पास काम होगा, और जब जमींदार का काम खत्म, आप भी बिल ले। अगर इनको असलियत में काम देना होता तो ये कब देते पता आपको? जब जमींदार का काम खत्म हो जाए, यानी लगभग 5 महीने का काम तो चलता है जमींदार के पास, तो 5 महीने मतलब 150 दिन की दिहाड़ी तो हो गई पूरी वहां, और 100 दिन की अलग दिनों में दे दी सरकार ने, तो कितने दिन हो गए? 250। मौज होगी कि नहीं?
लेकिन ये इतने हरामखोर हैं, इन्होंने वही दिहाड़ी उस समय दी जब किसान के पास काम है। और एक और चीज, जब ये 2005 में ये मनरेगा की प्लानिंग आई, ये मनरेगा को लाने वाले जो लोग थे, सुनो जी एक बार ध्यान से, चुप कर दो भाई, चुप कर दो भाभी। नहीं मेरी बातों में मजा नहीं आ रहा क्या? मेरी बात तो गलत लग रही है तो मैं रोक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको एक बात बार बार ये कह रहा हूं, मेरा परिवार बैठा है, मेरी माताएं बैठी हैं, हमें नजदीकी दुश्मन, कई बार आप देखो कोई चीज है ना, आंख के ज्यादा नजदीक आ जाए तो वो दिखनी बंद हो जाती है, और कोई बहुत दूर हो जाए वो भी दिखनी बंद हो जाती है। जो बातें हमारी आंख के ज्यादा नजदीक है वो हमें दिखती नहीं। जो ये किसान के पास मिलने वाली मजदूरी की बात है और मनरेगा की बात है, इसलिए हमें दिखती नहीं, क्योंकि हमें सरकार कुछ और बताती है। होना क्या चाहिए, देखो अब अप्रैल से लेके और जून के लास्ट तक, जब तक गेहूं कटने से और धान लगने के बीच में 2.5 महीने ये फ्री हैं, इस समय मनरेगा मिलनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं, क्योंकि काम तो किसान के पास तो फिर भी मिल जाएगा। ये मिले, या फिर जब आपका धान लग जाए, धान में काम खत्म हो जाए और फिर धान कटने तक, यानी अगस्त से लेके सितंबर और अक्टूबर के 2 से 2.5 महीने फिर सरकार को काम देना चाहिए। तो 100 दिन तो वो हो गए, और 150 से 180 दिन ये किसान के पास हो गए, तो लगभग पूरा साल एक मजदूर के पास काम हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, सरकार मतलब जमींदार के पास काम ना मिले और सरकार आपको 100 दिन की दिहाड़ी दे दे, क्या 100 दिन कमा के 365 दिन खाया जा सकता है? आपको दिहाड़ी 400 मिल रही है, आपको 800 भी दे दो तो भी क्या पूरा साल खा लोगे 100 दिन कमा के? 1000 भी दे देना तो भी खर्चे नहीं चलते। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी दिहाड़ी बढ़ाते हैं ना ये पैसे में, उतनी महंगाई बढ़ा देते हैं। जो चीज बिस्किट का पैकेट 5 का आ रहा था वो 10 का कर देंगे, आप कितना ही कमा लो, उन्हीं के हाथ में तो है। तो हम अभी उलझे पड़े हैं, हमारा समाज अभी पूरी तरह उलझा पड़ा है, यही नहीं समझ पा रहा कि आपका दुश्मन असलियत में कौन है। मैं आपको बताऊं, एक गांव है जंड मंगोली पटियाला में, छोटा सा गांव है, और उसके बराबर वहां के मेरे दोस्त है कई साथी, वो हमारे इस जनता सरकार मोर्चा की इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। तो वो आए, उन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग ली। हम ट्रेनिंग करवाते हैं 3 दिन, पूरे देश में जो आपके खिलाफ आपको बर्बाद करने के षड्यंत्र चल रहे हैं उन पे डिटेल में चर्चा होती है। कल से अगले 3 दिन 16, 17, 18, 19 गंगानगर गांव मुकलावा में ट्रेनिंग है ये। अभी हम वहीं जाएंगे, यहां अमृतसर से फ्री होते ही शाम को। एक भाई को ये बात समझ आ गई सारी, उसने जाते ही गांव में गया, पता चला इलेक्शन का टाइम है, अभी इलेक्शन गए 1 तारीख से पहले, तो बीजेपी का एक बंदा गांव में आया हुआ था, कोई एमपी का इलेक्शन वाला, जो मतलब सांसद की सीट के लिए कैंडिडेट था, जो उसने बोला जी उसको कि भाई साहब सवाल पूछना है आपको। अब एक बात बताइए, कोई नेता है वो तो पूरे समाज का है, तो सवाल तो कोई भी कर सके या नहीं कर सकता, और हमने सवाल पूछना बंद कर दिया, इसलिए ये ज्यादा गुंडागर्दी में है, किसी से बात ही नहीं करते, किसी की सुनते नहीं। तो उस भाई ने सवाल पूछने की बात करी, तो जिस परिवार ने उस नेता को बुला रखा था उसने बोला कि तेरे को पीटेंगे हम। सुनो जी ध्यान से, क्या बोला उसने कि तेरे को पीटेंगे क्योंकि तुमने हमारी बेइज्जती करी। उन्हें बोला जी बेइज्जती कैसे करी, मैंने तो सवाल पूछा, मेरा भी नेता है। बोला ना ना तू ज्यादा बड़ा हीरो बन रहा है, तेरे को छेतेंगे पीटेंगे। अब इतनी देर में कुछ कांग्रेसियों को पता चल गया, कांग्रेस को मानने वाले को, कि ऐसे ऐसे करके वो उसके पास आए, बोला कि चल हमारे साथ, और उसको फोन करके बोल दिया, बोला कि ये हमारा बंदा है, था नहीं जबकि वो है जनता सरकार मोर्चा का, मतलब जिसके लिए सब राजनीतिक पार्टियों के बदमाश हैं। जो भी राजनीति वाला आपके पास आएगा वो ये बोलेगा आप मुझे बनाओ
तो मैं आपके लिए करूंगा। अरे आपके लिए करने के लिए बनाना जरूरी है क्या? चलो मैं चलता हूं आपके साथ। हम एक यहां पे एक मुहिम चलाते हैं कि हमारा रोजगार मनरेगा का किसान के काम की बजाय खाली समय पे करो। मैं लड़ता हूं आपके लिए, मुझे एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही लड़ूंगा आपके लिए। तो जिसको जिसके लिए करना है उसको नहीं चाहिए होता कुछ भी। अरे ये 10 गुरु मर गए और पता नहीं कितने मर गए, वो आपके लिए नेता बनने के लिए मरे क्या? उनको आपके लिए सच में करना था तो मरे वो। और जिनको सच में करना होता है वो कुछ मांगते नहीं। और जो आदमी खुद ये कहता तो मुझे वोट दे दो, भीख मांगता हो, वो आपके लिए कल क्या करेगा? वो तो खुद भिखारी है। तो यहां से मनरेगा की अगली लड़ाई जब आप लड़ो तो मैं ये निवेदन करता हूं आपसे हाथ जोड़ के, आप उनको ये बोलना कि हमारी मनरेगा की दिहाड़ी तब मिलनी चाहिए जब किसान के पास काम नहीं है। गलत तो नहीं जी? बिल्कुल सही है। और बड़ा गजब हो जाएगा, वो 100 दिन तब मिलेंगे जब हमारे पास दूसरे 150 200 दिन में और भी काम है। तो अब ये है, जो चूल्हा केवल 100 दिन चलता था अब वो चूल्हा 300 दिन आराम से चलेगा। क्या करेगी? 20 दिन ही काम में बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो इसका मैं बताऊं जी, सुन तो लो। मैं वही कह रहा हूं, आप सुनो तो एक बार, मैं आगे भी तो बोलूंगा मेरी अधूरी बात रह गई। देखो जी क्या हुआ, हमें यह लगता है कि मनरेगा हमारे लिए आई, लेकिन मनरेगा किसी और के लिए आई। पता आपको किसके लिए आई? समझना इसको। जैसे हरित क्रांति यानी यूरिया डीएपी का, केमिकल यूरिया डीएपी का जहर आपके खेतों में बोने के लिए कोई विदेशी आदमी प्लान लेके आया था, आपके लोग नहीं थे। उसी तरीके से मनरेगा का जब आप पढ़ोगे, मेरा नाम ध्यान से निकल रहा है, मनरेगा की स्कीम लाने वाला एक विदेशी आदमी था। इधर सुनता हूं जी, फिर आप बोलोगे कि ये गड़बड़ कर दी। बीच में सुनेंगे नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये योजना क्यों आई पता आपको? ये योजना आई 2017 में, एक प्लान आया है बिल गेट्स का। उसने क्या बताया कि अगली खेती फार्मिंग विदाउट फार्मर होगी। समझना इसको। अच्छा, खेती कितने साथी करते हैं यहां पे, या खेतों में जाते हो मजदूरी करने? काफी सारे करते हैं। अच्छा, ड्रोन आ गई, तो ड्रोन स्प्रे करने वाले ड्रोन आ गए, अब बीज बोने वाले भी आएंगे और फसल काटने वाले भी आएंगे और ऑटोमेटिक फसल काट के और अनाज पैक करके बोरियों में भरने वाले भी आएंगे। अभी तो आपको यह लग रहा है कि मनरेगा के 100 दिन सरकार नहीं दे रही। यह सरकार मनरेगा के 100 दिन नहीं, आपकी जिंदगी भी नहीं देने वाली, उसको भी खाने वाली है। पता है क्यों? 2015 में यह जो प्लानिंग आई, इसका नाम था थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तीसरी औद्योगिक क्रांति। और उसका प्लान था किसान को मजदूर से अलग करो। अगर किसान को मजदूर नहीं मिलेगा तो उसको अपने खेत में आग लगानी पड़ेगी, एक बात। और दूसरे नंबर पे, आपको जब अगर किसान को मजदूर और मजदूर को किसान नहीं मिलेगा तो उसको मशीनें लानी पड़ेंगी, और मशीनें आएंगी तो वो कंपनियों की आएंगी, और कंपनियों ने ही ये प्लान लाया था, हरित क्रांति वाला भी और ये भी। हमें लगता है कि कुछ नेता लोग आ गए और हमारी बर्बादी लिख गए। नेताओं के ऊपर उनके बाप बैठे हैं, कंपनियों के लोग। अभी आपने देखा नहीं इलेक्शन के टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सुनी है सबने? सभी पार्टियों को कंपनियों ने मोटा पैसा दिया ताकि वो अपनी पॉलिसी बनवा पाए। अब उसके बाद हुआ क्या पता है? जैसे ही किसान मजदूर अलग हुआ, दूर हो गया ना मनरेगा आने के बाद, क्योंकि जब किसान के पास थोड़ा बहुत काम होता है तब वो मनरेगा की दिहाड़ी देते हैं, तो वो मजदूर मिलते नहीं किसान को, वो दूर हो गए। उसमें क्या आया? सबसे पहले आया रोटावेटर। रोटावेटर तो सुना होगा सबने भाई, इसमें पानी डाल दियो, वो बोतल ले अंदर।
तो ताजा ही चाहिए बस, ठंडा नहीं। पहले आया रोटावेटर जी, रोटावेटर तब तक आया, अगले ही साल आ गया सीडर, मतलब बीज बोने वाला। अगली बार आ गया हैप्पी सीडर, तीसरी बार आ गया सुपर सीडर। अब ना तो फाने काटने की जरूरत है, वो अपने आप ही काट लेता, अपने आप ही मिक्स कर लेता और अपने आप ही बो भी देता है बीज को। अब इसमें मजदूर कहां रहा? और जो मजदूर आने वाले समय में विरोध करेंगे और अपना अधिकार मांगेंगे, उनके लिए लगा दिए हैं कोरोना के टिक्के। खेल बहुत बड़ा है। और जब इस सारे खेल को देखोगे तो इसके मूल में जो चीज है वो अब मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। ये बात मैंने तब कहनी पड़ी जब मैं सारे साथियों को सुन रहा था। हमारा दुश्मन कोई और है और हमें दिखाया कोई और जा रहा है। समस्या ये है। और जब हम जमीन लेने की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें अटैक करना पड़ेगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां जमीनों को खा रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम इधर से आ रहे थे फाजिलका से, और बीच में आते आते बठिंडा के आसपास एक किसान यूनियन के पास रुक गए। वो धरना दे रहे थे। हम बात जब कर रहे थे, उन्होंने बताया एक ये जम्मू कटरा निकला ना दिल्ली से, जम्मू कटरा हरियाणा पंजाब को चीरते हुए, इसके बराबर की सारी जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दी सरकार ने, और वो सारी की सारी जमीन कंपनियों को बेची जाएगी। और जहां पे वो बैठे थे टोल नाके पे इधर बठिंडा के पास, उन्होंने बताया कि ये देखो सड़क से 500 मीटर दूर कई हजार एकड़ है जिस पे अडानी ने अपना सोलर पावर प्लांट लगा रखा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। अभी हमें ये लग रहा है कि समस्या छोटी सी हमारी है। अब मैं जो बात कर रहा था, जिस चीज के लिए मैं बात कर रहा, ये फोटो तो सब देखते ही होंगे, हैं जी। इस फोटो में राजनीति ने यानी नेताओं ने बहुत बड़ा घालमेल कर रखा है। क्या कर रखा है? जिन लोगों को आरक्षण मिल गया उनको लगता है तुम्हारे दुश्मन वो हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला, और जिनको आरक्षण नहीं मिला उनको लगता है कि तुम्हारे दुश्मन वो हैं जिनको आरक्षण मिल गया, जबकि ऐसा है नहीं। इस आदमी की वो सच्चाई जो असल में बड़ा काम करती, वो ना आपको बताई सरकार ने, ना हमें बताई। आपको पता ही नहीं कि असली सच्चाई क्या थी। बताओ, मैं बताता हूं। थोड़ी देर चर्चा करेंगे, ज्यादा देर नहीं परेशान करूंगा। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बताऊं। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था मार्कंडेय काटजू, आप सर्च करना। उसने एक निर्णय दिया था जी, ध्यान, क्योंकि ये बात बड़ी सीरियस है इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत है। उसने एक निर्णय दिया 2015 में। उसने निर्णय यह दिया इस देश में 8% लोग ही मूल निवासी हैं। जजमेंट कह रहा है, ये जज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, मैंने इसको पढ़ा कि ये मूल निवासी क्या है या ये आदिवासी क्या है, पता तो चले। आपको ये बात आज तक शायद ना पता हो, मैं बता दूं। और मैं उसको भाई आपको फोन में देके जाऊंगा, उसको पूरा पढ़ के सुनाना सभी को, बल्कि मैं भी पढ़ के सुना दूंगा बाद में, बात करने के बाद। इस देश में जिन जिन लोगों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस जो भी बनवा रखा है, वो इस देश के लोग नहीं हैं। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो फिर उसमें एक बात है कि असली है कौन, जो यहां का मूल निवासी हो, जो यहां का असली आदमी हो। तो उसमें बताया केवल 8% लोग हैं वो। तो वो 8% लोग कौन है? बोला वो हैं आदिवासी जंगलों में रहने वाले, जो ना यहां के नियमों को मानते, ना कानून को मानते, और ना अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था को मानते। 1860 में पुलिस बनी थी जिसने भगत सिंह जैसे लोगों को मारा, पीटा, काटा। वो 1860 की पुलिस आज भी लागू है। वो इस प्रशासन को नहीं मानते, वो इस न्यायालय को नहीं मानते।
तो वो 8% कौन है जिसको उच्चतम न्यायालय ये कह रहा है कि वही 8% लोग असली हैं। तो ये बात जब मैंने पढ़ी तो मेरे दिमाग मतलब हिल गया कि ऐसा भी कुछ है। तो उन्होंने बताया सबसे पहले पूरे देश में जो जनगणना शुरू हुई, मैं आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा जिसने हमारे समाज को बर्बाद किया, क्योंकि मेरा मानना यह है ये व्यक्ति एक महापुरुष है, ठीक है जी। और मैं पीछे भी कह के गया था, महापुरुष किसी एक बिरादरी और एक जाति के नहीं होते, महापुरुष पूरे समाज के होते हैं। वो जो बात बताते हैं वो हर किसी के फायदे की होती है, और जो किसी एक के फायदे की होगी या किसी एक बिरादरी के फायदे की होगी फिर वो महापुरुष की श्रेणी में नहीं है, फिर वो स्वार्थी व्यक्ति होगा। लेकिन ये लोग जो देश के लिए बहुत बड़ा काम कर गए, ये महापुरुष लोग किसी एक जाति, एक बिरादरी, एक उस वर्ग के नहीं है। तो इसने इन पे जो बात आई उस पे मैं बात करूं, उससे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले जो जनगणना देश में हुई थी, जनगणना होती है ना कि देश की जनगणना हुई है, 2021 से अभी तक देश की जनगणना नहीं हुई। पता है आपको 2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि आंकड़े कोरोना के बाद बहुत खतरनाक हैं, और वो इतने खतरनाक हैं कि एकदम से इतने लोग कैसे मर गए, और ये आंकड़ा इनको बताना पड़ता कि एकदम से इतने लोग मरे कैसे, तो इन्होंने जनगणना ही नहीं करी। तो सबसे पहले 1824 में अंग्रेजों ने बंगाल के एक छोटे से हिस्से में जनगणना करी, कितने के लोग हैं, कितनी की जरूरत है। उससे आगे बढ़ के पूरा बंगाल ले लिया, फिर कोई दूसरा हिस्सा सूरत का ले लिया। सबसे जब पूरे देश जब गिना गया, पूरे देश की जब जनगणना हुई तो वो हुई 1881 में। फिर जनगणना हुई 1891 में। आपको लग रहा होगा जनगणना क्यों बात कर रहा है। मेरे परिवार के लोगों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब अंग्रेजों ने जनगणना शुरुआत करी पूरे देश की, उन्होंने ना तो कभी हिंदू बताया, ना कभी मुस्लिम बताया, ना कभी सिख बताया, और ना उन्होंने जातियां बताई। उन्होंने केवल यह बताया था पहली दूसरी जनगणना में कि भारत में इतने लोग हैं और इतने पुरुष और इतनी महिलाएं, इतने बच्चे हैं। तो इसका मतलब यह था कि जब अंग्रेजों ने हमें जातियों के बारे में नहीं बताया उस समय, तो हमारा समाज ठीक ठाक था। समझना इसको। फिर इन्होंने अगली बार क्या किया, अगली बार बताया कि हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, सिख कितने, और फिर उसके बाद बताया कि जनरल कितने, एससी कितने, बीसी कितने, और वो सब कैटेगरी करते करते 36 बिरादरी अलग अलग बतानी शुरू की। और फिर धीरे धीरे घुसा दी राजनीति। ब्राह्मण आ गया तो ब्राह्मण वालों को लड़ाएगा, सिख आ गया तो सिखों को लड़ाएगा, मुस्लिम आया तो बोलेगा ओए मुस्लिम हो, इकट्ठे हो जाओ, मर जाओगे तुम, वो उनको बर्बाद करेगा। यानी जो जिस वर्ग का है वो उसका सत्यानाश करके जाएगा। आपको पता है मुसलमानों को सबसे ज्यादा वैक्सीन किसने लगवाई? एक वो है ना उनका नेता, क्या है वो, ओवैसी ने लगवाई। और हिंदुओं को किसने लगवाई? मोगली जी ने। समझते हो ना मोगली जी? नहीं समझते? मोदी सबसे ज्यादा लगवाई कि नहीं? यूपी में सबसे बड़ा हिंदू सम्राट है कौन? योगी। सबसे ज्यादा टाइट लॉकडाउन था वहां पे, और सबसे ज्यादा टिकट होके बताओ। और जब टीके लगाने की बात थी पूरे देश में सब एक लाइन पे थे, किसी भी ने भी नहीं बोला कि ये खतरनाक है मत लगवाओ, सब चोर एक साथ। तो ये राजनीति घुसी, और आज ये राजनीति दो भाइयों तक आ गई। एक भाई किसी का चेला है तो दूसरा भाई किसी का चेला है, और वो लड़ रहे हैं, टूटे पड़े हैं। और समस्या यहां तक आ गई, 1 एकड़ खेत है, आधा एकड़ बांटे में आएगा, बीच में डोर है, और उस डोर पे पूरी जिंदगी लड़ लड़ के काट दी। इतनी कीमत की तो जमीन नहीं थी जितनी कीमत वकीलों को दे दी। हो रहा कि नहीं ऐसा? अब यहां से आते आते धीरे धीरे करके समाज में इतना सत्यानाश कर दिया कि आज हम बर्बाद हैं। तो मूल निवासी और बिना मूल निवासी का एक कंसेप्ट समाज में चल रहा है, चल रहे ना?
अब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले बहुत लोग ये कहते हैं कि ये मूल निवासी हैं, लेकिन मैं तो मेरे तो सिर फट गया उस जजमेंट को पढ़ के कि आज तो ये सारा ही मामला बदल गया। और ये तो न्यायालय कह रहा है, मैं आपको तो अभी ट्रांसफर करूंगा। वो 8% लोग केवल देश के मूल निवासी हैं, बाकी जिन्होंने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा लिए वो माइग्रेंट हैं, यानी वो विदेशी भारतीय हैं, यानी जिन्होंने अंग्रेजों की पुलिस प्रशासन को मान लिया वो भारत का नहीं बचा। उसका मतलब ये है। तो अब आप देखो, आपका आधार कार्ड बनाया गया, सबका बना हुआ है, तो इसका मतलब सब विदेशी बना दिया उसने। तो अब यहां पे एक और लड़ाई शुरू हो गई कि ये किसने बना दिए और क्यों बना दिए। हम तो ये कह रहे थे हम इस देश के हैं, क्यों जी, ठीक है ना बात। अब इस बात से सबसे बड़ा नाता जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। क्या हुआ, इस किताब का जो पहला पन्ना है, पूरी किताब की बात तो छोड़ दो, पूरे किताब का एक पन्ना भी हमारी नजरों के सामने नहीं लाया गया। खासकर भीमराव अंबेडकर जी की जितनी यूनियनें हैं, उनके जितने भी अग्गू लोग हैं, उन्होंने कभी भी इस अखबार को, इस पेज को नहीं पढ़ा। क्यों जी, इस किताब को पढ़ा नहीं किसी ने भी। क्या है अच्छा इस किताब का मतलब, यह किताब लिखी कब थी और लिखी किस बारे में थी, यह नहीं पढ़ाया गया। यह किताब है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। किताब का नाम है रुपये की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। यानी रुपये पे जो हम जेब में डालने फिरते हैं, इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ लिखा है, लेकिन वो हमें कभी बताया नहीं गया। पढ़ा है क्या आपने, किसी ने नहीं पढ़ा? मैं बता देता हूं, पढ़ना इस किताब को। अगर आप कहो तो मैं भाई साहब के पास 2-4 किताबें भिजवा देता हूं और उनको आप बांट देना, वो पढ़े सब, क्योंकि सच्चाई जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन हरामखोर लोगों ने, चोरों ने राजनीति में बैठे हुए क्या कर दिया, हमें बताया सूरज पश्चिम में है और हमने मान लिया। हमें बताया रात का दिन है और दिन का रात है और हमने मान लिया। क्या हुआ, भारत में आपने देखा होगा, जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, चांदी के रुपये चलते थे। एक काम करे, ओ गाड़ी में बटुआ पड़ा लिया चांद। अगर आपने नहीं देखे हो तो आपके दादा परदादा से सुना जरूर होगा। देखो जी, जिनको बैठना है वो थोड़ी देर 10-1 मिनट और बात करेंगे, ज्यादा देर नहीं बात करेंगे, लेकिन बोलो ना बहन जी, रिक्वेस्ट है। जब अंग्रेज पूरा राज करने के प्लानिंग में थे तो सबसे ज्यादा समस्या उनको कब आ रही थी? उनको समस्या आ रही थी इस जगह पे कि ये जो लोग हैं इस देश के, वो क्या करते हैं, अगर कोई फल बेचने वाला आए तो उसको गेहूं दे देते हैं, बाजरा दे देंगे, ऐसे ही तो करते थे। कई बार मक्की दे देंगे, यानी सामान के बदले सामान ले लेते हैं। तो इनको कैसे संभालें, तो समझ से परे हो गया। उन्होंने कहा, एक आदमी भेजा, जो जागरूक लोग हैं वो मेरी तरफ ध्यान दें। इन्होंने एक आदमी भेजा जिसका नाम था डॉक्टर केनन, और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरह बड़ा विद्वान था अंग्रेजों का। भाई एक बार बोलना इनको, ज्यादा सुरक्षा बस होगा। अच्छा, एक मैं पूछ लेता हूं, मेरी बातों में कोई गलती लग रही है क्या? अगर गलती नहीं लग रही फिर थोड़ा समय जरूर, थोड़ा आराम से बात करेंगे तो मेरे डिस्टर्ब होता हूं मैं, बोला नहीं जा रहा। ज्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट बस, काफी देर होगी आपको सुनते हुए भी, क्योंकि मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। इन सारी बातों को बताते हुए 3 दिन लगते हैं, तो भी लगता है कि थोड़ी हैं। तो मैं आपको मेन से पॉइंट बता के जाऊंगा यहां पे, और रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आपके पास, भाई जी, भाई थोड़ी देर बैठ जाए, बार बार बोलना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा। बोलूं, करूं शुरू दोबारा? अच्छा, ज्यादा देर नहीं। 1934 में वो अंग्रेज आया
जिसका नाम था डॉक्टर केनन, और उसने ये कहा कि अब भारत में, पहले क्या होता था भारत में, रुपये जब छपते थे तो वो सोने के बराबर में छपते थे। कितने सोने के बराबर में छपते थे वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो सोने के बराबर में छपते थे। वो डॉक्टर केनन आके बोलता है, उस बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी हैं, कि अब से भारत में क्या करेंगे, सोने के बराबर में रुपया छापना बंद करेंगे और अपनी मर्जी से नोट छापेंगे। ठीक है जी, तो अपनी मर्जी से नोट छपेंगे। और उस बात पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबसे ज्यादा रोका था उसको, कि तुम जो करोगे वो बर्बादी होगी। क्योंकि क्या होगा, अगर अपनी मर्जी से सरकार नोट छापना शुरू कर देगी तो जो लोग राजनीति में बैठे होंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वो अपनी मर्जी से नोट छापेंगे और धनवान बनेंगे। एक तबका, एक वर्ग तो बन जाएगा धनवान, और बाकी एक समाज गरीबी में लूटेगा पिटेगा और भूखा मरेगा। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगभग 90 साल पहले बोली थी। और मैं उस महान आदमी की दूरदर्शिता ये कह रहा हूं, आज 90 साल हो गए और वो हाल है। एक समाज भूखा मर रहा है और दूसरा समाज मजे ले रहा है पैसे के। उनको पता ही नहीं कि भूख भी कुछ होता है। उस आधार पे जब भारत में आजादी का दिन आया तो एक पेज है जिसको अंबेडकर जी ने लिखा, और ये पेज मैं बार बार पढ़ता भी हूं और जो आपके पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो पेज है ये। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे हाथ जोड़ के, आप बुद्धिजीवी हो, संगठनों को चलाने वाले हो, समाज के जागरूक लोग हो, आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ना, ठीक है जी। आप अंबेडकर जी को मानने वाले हो, मैं ब्राह्मण बिरादरी से आता हूं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा मानता हूं अंबेडकर जी को। ये मेरी अपनी पर्सनल वो है, मुझे लगता है कि वो महापुरुष हैं। तो महापुरुष आपके नहीं है जी, महापुरुष तो मेरा भी है, और जो महापुरुष है वो सबके हैं। तो मेरे को ज्यादा पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ रहा हूं उनको। शायद आपने किताब नहीं पढ़ी हो, मैंने पढ़ी है। तो ये क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, जिस दिन संविधान सभा में संविधान को लागू करने की बात हो रही है 26 जनवरी 1950 को, वो ये कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी समाज एक दूसरे में लड़ेगा भिड़ेगा, विरोध में फंसेगा। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे, यानी एक वोट चाहे राष्ट्रपति का है चाहे प्रधानमंत्री का है, वो उतनी ही कीमत का है जितना मेरी वोट कीमत का है। एक आदमी की एक ही वोट कीमत है, अब वो चाहे राष्ट्रपति है चाहे एक मजदूर है। वो कह रहे हैं कि राजनीति में तो हम बराबर हो गए, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता हो गई। ये बात उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोली, ये बात उन्होंने बोली 16 साल पहले 1934 में डॉक्टर केनन के साथ हुई बहस के कारण। उस पर मैं बात करूंगा अभी। तो क्या बात बोली कि ये हो जाएगा, राजनीति में तो हम एक आदमी एक वोट हो गए, एक वोट एक कीमत को, सिद्धांत को मान लिया, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में, सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंतर्गत बराबर नहीं हुए। कैसे हुए बताओ? किसी के पास जमीनें लाखों एकड़ है तो किसी के पास फुटी एक गज भी नहीं है। किसी के पास दिहाड़ी करने का भी काम नहीं है तो कोई लूट मचा रहा है कई सौ करोड़ की। एक आदमी अगर 5,000 का कर्जा ले ले उसकी जानलेवा हो जाता है बैंक, और एक आदमी 8-8, 10-10, 20-20 हजार करोड़ लेके भाग जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। ये क्या है? ये सामाजिक बर्बादी और सामाजिक असमानता है, बराबरी नहीं है ये। फिर आगे वो कह रहे हैं, देखो इन विरोधों के जीवन में को हम कब तक सहन करेंगे? ये तो चलेगा, एक आदमी अमीर एक गरीब, उनका झगड़ा हमेशा चलेगा, तो इसको सहन कब तक करोगे? दूरदर्शिता किसी आदमी की इस बात से पता चलती है कि वो कितनी लंबी सोचता है। यह बात कितने दिन पहले चल रही है?
74 साल पहले। तो कितनी लंबी दूरदर्शिता की बात उस व्यक्ति ने सोची होगी। तो महानता में तो कोई कमी नहीं, तो जो महान है वो सबका है। आगे वो कह रहे हैं, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कब तक नकारेंगे? अगर यह असमानता लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। बताओ आप इलेक्शन लड़के देखो, 2 वोट नहीं आएंगी, और जो लोग शराब पिला के और नशा बेच के जाएंगे वो आपको कल लूटने के लिए फिर नेता बने मिलेंगे। क्या है ये? राजनीतिक विरोध और राजनीतिक असमानता। तो राजनीतिक समानता खतरे में पड़ जाए, स्वतंत्रता। जितनी जल्दी हो सके इन अंतर विरोधों को खत्म करना होगा, अंबेडकर साहब कह रहे हैं। वरना वे लोग जो इस असमानता को भोग रहे हैं, कौन? नेता लोग, वही तो मजे ले रहे हैं पैसे के। राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे का जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है उसको उखाड़ देंगे, यानी आपके संविधान को बर्बाद कर देंगे। और मैं आपको संविधान को बर्बाद करने की बात बता दूं, 2 महीने पहले संसद में 171 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। पता आपको? विपक्ष में बैठे हुए 171 सांसदों को बाहर निकाल दिया और उसके पीछे से वोटिंग करवाई और नया संविधान लागू करवा दिया। पता आपको? मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, यह सबसे बड़ी बर्बादी की बात है कि मेरे देश का संविधान बदल चुका है और हमें पता भी नहीं। जो पहले दंड संहिता थी अब वो न्याय संहिता कर दी। जो समाज के लिए लड़ने वाले लोग थे उनको केवल 15 दिन रखा जा सकता था न्यायिक हिरासत में, अब उनके लिए 90 दिन कर दिया। अगर मैं समाज के लिए बोलने वाला हूं और राजनीति के विरोध में बोलने वाला हूं तो कल मुझे उठाएंगे और 90 दिन अंदर डाल देंगे, और वहां पे ट्रीटमेंट जो करेंगे, दवाइयां जो देंगे वो अपनी मर्जी से देंगे। अब वो दवाइयां कैसी होंगी ये क्या पता। अगर कोरोना वाली हुई तो समाज के लिए लड़ने वालों को सफाया करने का प्लान है। तो ये जो रुपये वाली बात है ये अंबेडकर साहब के पास कैसे आ गई? जब मुझे पता चला इस सारे खेल का तो मुझे एक बात और पता चली, अंबेडकर साहब ने कानून पे इतना सा काम किया लेकिन रुपये पे इतना काम किया, लेकिन इतने बड़े काम को समाज को कभी बताया नहीं गया, सरकारों ने कभी नहीं बताया। इसको आप समझना थोड़ा सा। हम जो काम करना चाह रहे हैं वो समझना क्या करना चाह रहे हैं। ये देखा होगा सबने, देखा जी? ये नो कागज 1 रुपया देखा? ठीक। अब तो हंसते हैं हम इस पे क्योंकि इसकी कुछ आता ही नहीं। पहले तो इसमें काफी सामान आता था। मैंने 1 रुपये में 20-20 टॉफियां खाई हैं, आपने भी खाई होंगी। और जो माताएं बैठी हैं ज्यादा उम्र की वो तो बोलेंगी 2-4 रुपये में तो किलो घी आया करता, ऐसा भी बोलेंगे क्योंकि उन्होंने देखा टाइम। एक तो ये है जी, और एक है ये क्या है? 2 क्या है? 2 रुपये। और ये नाजी गड़बड़ है। तो मैं बताता हूं आपको, इस पे लिखा है 1 रुपया भारत सरकार। ठीक है, ये तो मान लिया आपका 1 रुपया है, लेकिन इसको मानने में थोड़ी दिक्कत है मुझे। इस पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये बैंक का नोट है। ये तो है रुपया क्योंकि ये सरकार ने छापा है, लेकिन ये सरकार ने नहीं छापा। ये किसका है? बैंक का। और इस पे एक बात और लिखी है जो अंबेडकर साहब की सबसे गंभीर बात है। इस पे लिखा है मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। पढ़ा किसी ने? पढ़ा सबने? अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि मैं 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं? बहन जी आपको पता है?
ध्यान नहीं दिया कभी किसी ने भी नहीं दिया। इसका मतलब यह है साइन किसके है नीचे? गवर्नर के। रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसने साइन कर रखे हैं, और इसका मतलब है कि जो ऊपर लिखा है वो गवर्नर का है। ठीक है, क्या लिख रहा है गवर्नर? अगर धारक यानी जिसके पास नोट है, ये कागज है, ये नोट है मेरे पास यानी सुनील के पास, अगर सुनील ये कागज लेके रिजर्व बैंक में गवर्नर के पास जाए तो बैंक उसको 2 रुपए देगा। इसका मतलब ये है, समझ आई क्या बात? मैं धारक को 2 रुपए देने का वचन देता हूं, यानी ये पर्ची ये कह रही है कि इसके बदले में 2 रुपए मिलेंगे आपको। समझ नहीं आई बात? मैं दोबारा बता देता हूं बड़े देसी तरीके से। कहीं मार्केट में चलते हैं अभी और किसी दुकान पे जाएं और वो दुकानदार क्या बोले एक चाय वाले को, भाई 5 चाय ला के दे दे। सुनना जी एक बार, 5 चाय ला के दे दे। वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा महीने में हिसाब करता है चाय का, दुकानदार। तो क्या करेगा? वो हर दिन की जितनी चाय की पर्ची होंगी वो सारी पर्ची लिखी हुई दुकानदार लिख के दे देगा, 5 चाय इस डेट को, और रख लेगा। ऐसा ही करता है ना? अब वो पर्ची चाय है या रुपया है? बताओ। जो बैंक ने वो लिख के दिया है ना, इसने दुकानदार ने जो लिख के दिया है, मेरी तरफ देखो जी, अमरीक भाई कुछ नहीं ले रहे, मैं ले रहा हूं काफी मोटा सामान। जो दुकानदार ने लिख के दिया है पर्ची पे, उस पे लिखा है चाय, तो चाय रुपया है या चाय है? पर्ची रुपया है, चाय है? पर्ची तो पर्ची है, लेकिन पर्ची किस चीज की है? पर्ची उस दुकानदार के वचन की है कि भाई ये पर्ची मेरी है, इस पर्ची को मुझे दिखा देना और अपने पैसे ले लेना। ये पर्ची बैंक की है और बैंक ये कह रहा है कि ये पर्ची लेके मेरे पास आ जाना और 2 रुपए ले लेना। यही बात इस नोट पे भी है। इस पे लिखा है मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। अब ये पंगा फिर पड़ गया रोड़ा कि ये 500 रुपए कौन से हैं? अगर रुपए हैं तो रुपए कौन से हैं? और अगर ये रुपए हैं सारे तो इस पे क्यों नहीं लिख रखा कि मैं 1 रुपया देने का वचन देता हूं? इस पे तो नहीं लिख रखा। बड़ा सवाल है ना। तो इसमें हमारे एक साथी 17 साल लगे रहे, तब जाके पता चला कि अंबेडकर जी ने जो ये इस किताब का 14वां पन्ना है ये क्यों लिखा था। 17 साल लग गए जी। तो क्या पता चला? सुनो, अब हम बैंक में लेके इन रुपयों को गए। ठीक है ना, आप पियो। एक रुपया ये चांदी का 150 साल पुराना, 1877 का है ये है 1944 का। कितने हो गए? लगभग 56 और 24, 80 साल पुराना। ये इसमें 50% चांदी है और 150 साल पुराने में 100% चांदी है, शुद्ध चांदी का है। और एक ये रुपया देखा होगा आपने, इसमें कुछ नहीं है, लोहा है। ठीक है। और एक ये तो मैंने आपको दिखाया ही है, एक कागज का ये 4 रुपए है। ये हम इसको लेके बैंक में गए थे और बैंक वाले को जब जमा करवाए तो उसने कागज का रुपया भी और चांदी का रुपया भी एक ही मान लिया। अच्छा ठीक है क्या? और अगर मैं इसको सुनार के पास जाऊं लेने तो ये लेने के लिए ऐसे 900 देने पड़ते हैं। समझ रहे हो? अगर सुनार के पास जाएं तो इसमें और इसमें 900 गुना का फर्क है। और बैंक रामखोर ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमने एक बात और कह दी कि एक काम कर, ये रख ले और ये दे दे। ठीक था क्या भाई? तेरे लिए अगर बराबर है तो कागज वाला रख, लोहे वाला रख और ये वापस कर दे। ऐसे बैंक वाले मना कर गए। तो हमने ये पूछा सरकार को, रिजर्व बैंक को,
और बहुत सारी जगह कि भाई रुपये को बताओ तो इनमें असली कौन सा है। कोर्ट में भी पूछा, सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी ने नहीं बताया। तो वो अपने जो साथी हैं 17 साल जिन्होंने मेहनत करी वो लगे रहे, और पता चला बहुत बड़ी चीज जो उन्होंने 17 साल खपाने के बाद निकली। और वो बात खासकर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों को सबसे पहले पता होनी चाहिए। फिर वो लोग है ना एक अलग ही लेवल की क्रांति के लोग होंगे। फिर उनको मांगना नहीं पड़ेगा जी, छीन लेंगे फिर हम। जिन लोगों ने हमारी बर्बादी कर रखी है ना, गला पकड़ के टेटवा पकड़ के ले लेंगे। लेकिन उससे पहले समझ होनी चाहिए हमें कि हम लड़ाई लड़े तो कौन से हथियार से लड़ें। अब तलवार की लड़ाई नहीं रह रही, अब लड़ाई यहां की है। जो जितना ज्यादा समझ गया उतना ज्यादा लड़ लेगा। ठीक कह रहा हूं मैं। तो अब जब हमने ये पता किया तो उनको 17 साल में पता चला 2 कानून मिले। एक कानून मिला 1882 का और एक कानून मिला 1906 का। और 1906 के कानून में जिसका नाम है सिक्का कानून, कॉइनेज एक्ट 1906, उसने बताया रुपया क्या है। ना तो चांदी का रुपया है, ना लोहे का रुपया है और ना कागज का है। तो रुपया है तो क्या है? उन्होंने बताया उस कानून ने कि रुपया एक स्टैंडर्ड है। लास्ट की 5 मिनट बच गई, खत्म करता हूं मैं अभी। रुपया एक स्टैंडर्ड है। कैसे स्टैंडर्ड है देखो, अब आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा। आपने कई बार सब्जी बेचने वाला आता हो तो उसके पास कई बार बाट खूजे, बाट बोलते हो ना, बट्टा, क्या बोलते हो? बट्टा। बट्टा खो जाता है कई बार, 1 किलो का, 2 किलो का। तो वो कई बार बट्टे की जगह ईंट का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा या दाने तोल के गेहूं के रख लेना। सबने देखोगे। तो अगर हम उनसे बात करें भाई ये क्या है, तो वो बोलेगा 500 ग्राम है, बट्टा मेरा खू गया, इसको अगर चेक करवा लो तो ये 500 ग्राम है। चाहे वो ईंट है, चाहे वो पत्थर है, चाहे गेहूं है, चाहे वो लकड़ी है, कुछ भी है। अब जो वजन है आधी किलो, तो वो तो 500 ग्राम है, चाहे वो लकड़ी का है, चाहे लोहे का है, चाहे वो ईंट है, पत्थर है, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही किलोमीटर है। आप मोटरसाइकिल से माप लो, बस से माप लो, फीते से माप लो या गज से माप लो, जहां 1000 मीटर हो जाएगा वही किलोमीटर पूरा। तो हम कभी ये नहीं कहते कि लकड़ी का जो मीटर है वो तो 1100 सेंटीमीटर का होगा या 110 सेंटीमीटर का होगा, और सोने का अगर गज हो तो वो तो 90 सेंटीमीटर पूरा कर देगा। ऐसा तो नहीं ना। वजन तो उतना ही चाहिए और दूरी भी उतनी। इसी तरीके से उसने बताया को बैंक ने कि 1 रुपये का मतलब है चाहे वो कागज का है, चाहे वो चांदी का है और चाहे वो लोहे का है। 1 रुपया जहां भी लिखा है उसका मतलब है 777 मिलीग्राम सोना। समझ आई क्या? 1 रुपये का मतलब है 1.25 ग्राम से ज्यादा, 777, 777 मिलीग्राम सोना। तो जब वो हमने पढ़ी तो हमारी तो आंखें खुल गई कि जो अंबेडकर साहब 90 साल पहले उस डॉक्टर को बोल रहे थे, अंग्रेज को, कि अगर तुम सोने के बराबर में नोट छापना बंद कर दोगे तो देश का नाश हो जाएगा, और उन्होंने अंबेडकर जी की बात मानी नहीं और उन्होंने कर दिया। और आज ऐसा ही हो रहा है। आज देश में नोट तो है 34 लाख करोड़ के और सोना है केवल 4.5 लाख करोड़ का। तो 4.5 लाख करोड़ के नोटों को छोड़ के 29 लाख करोड़ के लगभग के नोट फर्जी छपे हुए हैं। अब जिन्हें फर्जी नोट छापे हो वो 5 लाख की जमीन को 15 में खरीद ले या 15 की जमीन को 50 में खरीद ले, उसका क्या गया, फ्री में छप रहे हो। तो और इन कंपनियों ने, अंबानी, अडानी और ये मोगली जी और डोगली जी जो भी है, जितने भी हैं सारे, ये ऐसा ही कर रहे हैं। सब आपकी, आप तो कह रहे हो जमीन ले लेंगे, ये अपने घर की जमीन को खाने वाले हैं। अगर हमने जमीन लेनी है हर किसी को तो सरकार से लड़ना पड़ेगा, कंपनियों से लड़ना पड़ेगा, एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, तो हमारा गुजारा हो सकता है।
और मैं भाई साहब की इस मुहिम के साथ बड़े मजबूती से हूं। अगर कल खड़े होते हैं हम, तो अपनी जिंदगी के लिए, अपने इस रुपये के लिए, अपनी जमीनों के लिए, अपने बच्चों की बर्बादी होने से बचाने के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि जो खेत का डाला हुआ जहर जमींदार 50 एकड़ वाले जमींदार का बच्चा खा रहा है, वही हमारा खा रहा है। बताओ, नहीं खा रहा हो तो? सब बराबर मर रहे हैं, लेकिन हमें बताने वाला कोई मिलता नहीं। तो फिर हमने क्या किया? हमने जब पूछा कि 1 रुपए की कीमत अगर 750 मिलीग्राम है, तो ये जो पर्ची है ये कितने रुपए की है? मैं इसको पर्ची बोलूंगा क्योंकि नोट है। तो ये कितने रुपए की पर्ची है? 500 की। अगर मैं बैंक में जाऊं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 500 रुपए। रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना। यानी इस कागज के बदले मेरा अधिकार है, जो संविधान ने मुझे दिया है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मुझे दिया है, कि इस कागज के बदले 500 रुपए मिलने चाहिए। मिलते हैं क्या? अच्छा, एक बात बताओ, एक दिन की दिहाड़ी कितनी है आपकी? 400-500? मान के चलो आपकी एक दिन की दिहाड़ी 500 है और हमने कुछ करना ही नहीं, इस 500 को लेके और आरबीआई में चले, बैंक में, बोला जी मारे तो ये रुपए दे दो बस, और आपकी जेब में 500 सोने के रुपए आ जाए। कितने हो गए? लगभग 400 तोले सोना। आप गरीब हो क्या? आपको कुछ मांगने की जरूरत है क्या? अरे जिसके घर में 400 तोले सोना हो उसको मांगना पड़ेगा क्या कुछ? ये देश आज भी सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर है। लड़ तो नहीं रहे हम असलियत के लिए, क्योंकि सच्चाई हमें पता ही नहीं। मैं राजस्थान घूम लिया, पूरा हरियाणा, पूरा देश घूम लिया, पंजाब भी घूम रहा हूं। पूरा राजस्थान की महिलाएं यहां से लेकर यहां तक पूरा गला और पूरी टांगे सोने चांदी से भरी रहती थी। आज उनके शरीर पे प्लास्टिक है। बताओ, प्लास्टिक नहीं है तो? और वो प्लास्टिक का जिम्मेदार कौन है? हम है, क्योंकि हम लड़े नहीं। अगर हमें उस प्लास्टिक को खत्म करके दोबारा इन माताओं को और उन माताओं बहनों को जो पूरे देश में सोने चांदी से लदी रहती थी, ये तो अभी तक देखा हमने 10 साल पहले तक, अभी का आई प्लास्टिक तो ये। मेरी बात क्लियर हुई जी कुछ? एक मिनट जी बस, होगी चर्चा मेरी खत्म। हमने क्या किया है? पिछले 2.5 साल में 1000 एप्लीकेशन लगाई है जी, कोर्ट में, बैंकों में, सरकार में, थानों में, एसएचओ, एसपी, आईजी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सबको भेजी कि हमें बताओ इस 500 रुपए के बदले क्या मिलेगा। तो किसी को भी सांस नहीं आ रहा, और बैंक वाले चुप हैं, कोर्ट भी चुप है और प्रशासन भी चुप है। मैं बहुत मुश्किल से खड़ा हूं अभी यहां पे। इस लड़ाई में जब हमने बैंक वालों को पकड़ लिया तो बैंक वालों ने पुलिस वालों को पैसे खिलाए और हमारे 26 साथियों को बुरी तरह टॉर्चर करा। मैं भी उन्हीं में से हूं। ये भाई बैठे हैं, सोमदेव जी। जो एक्सट्रीम टॉर्चर होता है, पुलिस जो कर सकती है आखिरी तक, पूरे शरीर को तोड़ना, उससे निकल के आए हम। क्योंकि हमने ये पूछा था कि मेरे पैसे की कीमत बताओ, और जब हमने पैसे की कीमत पूछी तो वो पैसे की कीमत बताने की बजाय कुछ पैसे पुलिस वालों को खिलाकर सारे के आड़ तुड़वाए। क्यों? क्योंकि हम सबके लिए लड़ने की बात कह रहे हैं। और जिस दिन, एक और बात बताऊं जी मैं आपको, जिस दिन अंबेडकर जी की इस किताब को हम पढ़ लेंगे, इनकी जड़ें उखाड़ देंगे हम। तो आप सबको इतना बड़ा षड्यंत्र कि आपके 1 रुपए की कीमत कितनी है ये पता ना चले, चारों तरफ झूठ ही झूठ फैलाया गया है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि जनता सरकार मोर्चा की जो मुहिम है, हमारा एक नारा है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। ये कहने को है अभी तक, लेकिन है नहीं, बनानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा।
चोट खानी पड़ेगी, शहादत देनी पड़ेगी, हो सकता है बलिदान भी देने पड़े सिखों की तरह, तब बात बनेगी। और तभी हम असलियत में कह पाएंगे भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है। उसके लिए अंबेडकर साहब को बहुत जरूरी पढ़ना पड़ेगा। मुझे अभी तक जितना समझ आया, मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि अंबेडकर साहब को लेकर चलने वाले लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंची। तो यह सच्चाई पहुंचनी चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, हम अभी कल जा रहे हैं गंगानगर, वहां 10 गांव हैं, 10 गांव ने मिलके ये ऐलान कर रखा है कि जब तक अंबेडकर जी वाले रुपये पे बैंक सवाल का जवाब नहीं देगा तब तक पूरे के पूरे गांव 1 रुपया भी बैंक के लोन का वापस नहीं करेंगे। और आज पूरे गांव के गांव और पूरा देश का देश कर्जे में है, बताओ नहीं है तो। और इन्होंने एक तो और खतरनाक काम कर दिया, पहले तो ये पुरुषों को ही लोन देते थे, अभी तो महिलाओं को लोन दे रखे 10-10 हजार रुपए के चल रहे हैं ना जी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन। और इतनी बेइज्जती करते हैं हरामखोर 500-500 रुपए की किस्तों के लिए कि एक इज्जतदार आदमी सुन नहीं सकता। तो आपकी मां बहन बेटियां, आपका परिवार, आपके पशु, आपकी जमीन, आपका सब कुछ लोन पे है, और वो लोन झूठे कागजों का है, जबकि आपका असली रुपया तो सोने के बराबर आज भी है। लेकिन पता जब चलेगा जब हम सब खड़े होकर लड़ेंगे, उसमें उस जमींदार को भी लड़ना पड़ेगा जिसकी जमीन पे कंपनी की नजर है, और उस मजदूर को भी लड़ना पड़ेगा जिसको दिहाड़ी भी नहीं मिल रही। सबको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सबके एक साथ बचेंगे तो सब बचेंगे। अकेले अकेले अगर लड़े तो सबके गर्दन काट दी जाएगी और सबका नंबर आने ही वाला है। तो मेरे आप सभी परिवारजनों को मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना समय मुझे झेल लिया, लगभग 2 घंटे हो गए होंगे, लेकिन इतना ध्यान से समझने के लिए। और इस अंबेडकर जी की क्रांति बोल लूंगा मैं, अंबेडकर जी की इस क्रांति को नई दिशा देने के लिए आप सबकी बहुत जरूरत है। मैं सिखा रखता हूं, शायद मुझे कोई ना सुने लेकिन आपको सुनेगा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मैं बेशक सिखा रखता हूं, लेकिन मैं अंबेडकर जी को सबसे ज्यादा मानता हूं, क्योंकि वो महापुरुष मेरा भी है और आप मुझे उससे छीन नहीं सकते। बताओ छीन सकता है कोई? क्योंकि जो महापुरुष है पूरे समाज का, वो किसी का एक का है ही नहीं। तो आओ मिलके क्यों ना लड़े फिर। और अगर मिलके लड़ गए तो इनकी तो हालत खराब कर देंगे, जड़ें उखाड़ देंगे इनकी। तो मैं उम्मीद करूंगा और अगले किसी कार्यक्रम की जल्दी से उम्मीद करूंगा कि आप अगले बड़े कार्यक्रम की तरफ बढ़ो। एक यूनियन भाई जी की है, एक यूनियन भाई साहब की है, एक आपकी है, ऐसे बहुत सारी यूनियन बैठी हैं। तो एक काम कर लीजिए, 100 50 रुपए खर्चा आएगा, अपनी अपनी रोटी का जुगाड़ कर लेंगे। अरे नहीं भी करेंगे तो एक दिन उपवास रख लेंगे, सबको बुला लो एक ही जगह, और फिर इसकी रुपए वाली समस्या और समाधान पर बढ़िया चर्चा करते हैं और गांव के गांव को लोन से मुक्त करते हैं। एक भी भाई का, एक भी बहन का कर्जा न रहे। और स्वाभिमान की बात यह है, हम ये कहते हैं भाईचारे का एक फूटा पैसा नहीं रखना और बैंकों का एक नहीं देना, क्योंकि उन्होंने चोरी कर रखी है। बैंकों को देने की जरूरत नहीं, और भाइयों का यानी परिवार का, मित्रों का, रिश्तेदारों का एक पैसा नहीं रखना, क्योंकि जब ये बैंक भागने वाले हैं, अगले 1-1.5 साल बाद बैंक खत्म होने वाले हैं, डिजिटल करेंसी आते ही टोटल। तो जैसे ही बैंक खत्म होंगे ये भाईचारा काम आएगा, कोई बैंक वाला आपको कुछ नहीं देने वाला। तो आप सब ने इतना ध्यान से सुना, और इस निवेदन और प्रार्थना के साथ हाथ जोड़ के मैं यही कहूंगा कि आप सब अगली मीटिंग में जब आओ तो अंबेडकर जी की इस किताब को कुछ तो पढ़ के आना, ताकि हम ये जान लें कि अंबेडकर असल में कुछ और भी थे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।